उस मशहूर माफिया के बेटे ने बस यूं ही एक कोल्ड ड्रिंक का कैन फेंका था और उसके चाचा ने उसे खूब डांटा। उधर एक सफाई वाली आंटी ये देखकर हैरान रह गई। उसने कभी इतने तमीज वाले गुंडे नहीं देखे थे। उसे नहीं पता था कि सामने खड़ा ये आदमी उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। जल्द ही उस अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब में मैच शुरू हो गया। काम करते हुए उस सफाई वाली की नजर भी बार बार मैच पर जा रही थी। मैच बहुत जबरदस्त चल रहा था, लेकिन क्लब के मालिक और उस माफिया के बेटे के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। जैसे ही एक महिला फाइटर जमीन पर गिरी, ये मैच भी खत्म होने वाला था। हार जीत का फैसला होते ही वहाँ मौजूद सारे दर्शक एक एक करके वहाँ से चले गए। पूरे क्लब में अब पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। लेकिन जैसे ही उस सफाई वाली ने उस अंडरग्राउंड क्लब की सफाई खत्म की और घर जाने के लिए तैयार हुई, तभी वो माफिया का बेटा क्लब के मालिक को धक्का देते हुए वापस अंदर ले आया। असल में आज रात के मैच की प्लानिंग इसी ने की थी, लेकिन क्लब के मालिक की उस महिला फाइटर ने प्लान के मुताबिक मैच नहीं हारा। इस वजह से उस माफिया के बेटे को भारी नुकसान हुआ। सफाई वाली जानती थी कि ये लोग कितने खतरनाक हैं, इसलिए वो कोने में छिपकर डर से कांपने लगी। उसे क्या पता था कि लास वेगास के अंडरवर्ल्ड का होने वाला बॉस भला इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे सह लेता। उसने अपनी गन निकाली और क्लब के मालिक को सीधा टपका दिया। ये देखकर सफाई वाली बुरी तरह डर गई। वो समझ गई थी कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अगर उन गुंडों ने उसे देख लिया तो शायद वह भी उस मालिक के साथ मारी जाएगी। और जब वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, तभी एक गड़बड़ हो गई। उसे ढूंढ लिया गया और कॉलर पकड़कर बाहर निकाला गया। फिर उसे उस मरी हुई लाश के पास फेंक दिया गया। क्लब के मालिक की लाश को देखकर उसे समझ आ गया कि इन बेरहम गुंडों के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपनी कोई अहमियत साबित करनी होगी। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और एक ऐसी बात कही जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बधाई हो, अगर आप मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए इस शानदार सीरीज पर आ ही गए हैं जिसका नाम है द क्लीनिंग लेडी सीजन 1, तो चलिए इसे एक ही बार में फटाफट खत्म करते हैं। वो औरत इस क्राइम सीन की सफाई करने के बदले अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन ऐसा लगा कि उन लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस औरत की बातों ने माफिया बॉस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सफाई वाली मौत के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय उसके साथ सौदेबाजी कैसे कर रही है। उस औरत की इस हिम्मत ने बॉस के अंदर एक दिलचस्पी जगा दी, इसलिए उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया। वो औरत ये सुनकर थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी जान अभी भी इन लोगों के ही हाथों में है। उसे खुद को शांत रखना होगा और इस जगह को इतनी अच्छी तरह साफ करना होगा कि कोई निशान न बचे, तभी ये गुंडे खुश होंगे। अपनी जान बचाने की तड़प और अपनी साफ सफाई की स्किल के दम पर उसने कुछ ही देर में उस खून से सने फर्श को एकदम चमका दिया। बॉस उसके इस काम से बहुत इंप्रेस हुआ। ये साफ था कि कोई आम सफाई वाला ऐसा काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने पूछना शुरू किया कि वो असल में कौन है। लेकिन उस औरत ने सीधा जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना कहा कि वो कंबोडिया से है। वो जल्द ही अपने देश वापस जाने वाली है और किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। उसके कहने का मतलब साफ था कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ। उस आदमी को अपनी तरफ आते देख वो बहुत डर गई, लेकिन उस आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपने लड़कों को उसे घर छोड़ने का आदेश दिया। ये सुनकर औरत का दिल बैठ गया, क्योंकि वो जानती थी कि वे कोई भलाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके घर का पता कंफर्म कर रहे हैं। अगर पुलिस को कुछ पता चला तो वो और उसका परिवार बच नहीं पाएंगे। लेकिन उसमें मना करने की हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए उसने चुपचाप उन्हें खुद को घर छोड़ने दिया। दरवाजा बंद करने तक भी उस औरत के दिल में बहुत दहशत थी। असल में उस औरत का नाम टोनी है और वो एक बहुत ही कामयाब सर्जन हुआ करती थी, लेकिन उसके बेटे लूका को एक बहुत ही अजीब सी बीमारी हो गई थी। ये बीमारी कितनी खतरनाक है, बस यूं समझ लीजिए कि उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो थी। एक हल्का सा जुकाम भी उसकी जान ले सकता था और पूरी दुनिया में सिर्फ लास वेगास के एक अस्पताल में ही इस बीमारी का एक एक्सपेरिमेंटल इलाज चल रहा था। 6 महीने पहले अस्पताल ने टोनी को बताया कि कोई डोनर लूका को बोन मैरो देने के लिए तैयार है। इसी वजह से टोनी और उसका बेटा इतनी दूर अमेरिका आए थे, लेकिन सर्जरी से ठीक पहले उस डोनर ने मना कर दिया। किसी दूसरे डोनर के इंतजार में उसे अपने बेटे लूका के साथ अमेरिका में ही रुकना पड़ा। लेकिन समय बीतने के साथ दोनों मां बेटे का वीजा एक्सपायर हो गया। अब वो अपनी ननद के किराए के घर में रह रही थी और उसकी ननद भी असल में इलीगल तरीके से रह रही थी, लेकिन टोनी से अलग उसके दिल में अमेरिकन ड्रीम बसा था और वो पिछले कई सालों से यहाँ डटी हुई थी। वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाती थी, इस उम्मीद में कि एक दिन उसे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन टोनी समझ गई थी कि गुंडों की नजर उस पर पड़ चुकी है। अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं गई तो न सिर्फ उनकी जान को खतरा है, बल्कि शायद उसकी ननद का अमेरिकन ड्रीम भी टूटकर बिखर जाएगा। इसलिए अगले ही दिन सुबह टोनी अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची और जब वो रिसेप्शन पर अपॉइंटमेंट ले रही थी तभी एक दिक्कत आ गई। क्या आपने इसे डिले किया है? अभी प्रोसेस चल रहा है, इसलिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। मुझे डर है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। जब रिसेप्शनिस्ट को पता चला कि टोनी का वीजा एक्सपायर हो चुका है तो उसने तुरंत इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से इमिग्रेशन को शिकायत न करना ही उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी थी। किसी भी पचड़े से बचने के लिए टोनी के बार बार गिड़गिड़ाने के बावजूद उसने उसकी कोई मदद नहीं की और जब पूरी तरह निराश हो चुकी टोनी अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगी तो उसने देखा कि उसका बेटा सामने खड़े एक आदमी को बाय कर रहा है। टोनी ने तुरंत पलटकर देखा और वो हैरान रह गई। वो कल रात वाला ही माफिया था। साफ था कि वो आदमी अब उसके पीछे पड़ गया था। टोनी अंदर तक डर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग इतनी जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। अपने बेटे की हिफाजत के लिए उसने हिम्मत जुटाई और उनके पास चली गई। जल्द ही टोनी को एक प्राइवेट हैंगर में लाया गया। वहां जाकर टोनी को पता चला कि जिस आदमी ने उसे छोड़ दिया था उसका नाम अरमान था और वो आर्मेनियन माफिया बालसा फैमिली का सेकंड इन कमांड था। एक औरत कमजोर हो सकती है, लेकिन एक माँ बहुत ताकतवर होती है। इतने खतरनाक माफिया के सामने होने के बावजूद अपने बेटे के लिए उसमें जरा भी डर नहीं था। टोनी की धमकियों ने अरमान को लगभग हंसा ही दिया था। उसने इशारा किया और अपने लड़के से एक बैग पैसों से भरा और एक मोबाइल टोनी को देने के लिए कहा, लेकिन टोनी ने उसे नहीं लिया। वो अमेरिका सिर्फ अपने बेटे के इलाज के लिए आई थी और किसी माफिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। तुम और मैं एक ही देश से आए हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। हमें भी बाकी लोगों की तरह
ही अपने हाथ मिलने चाहिए। बात तुम्हारे बेटे की जान बचाने की है, सही या गलत साबित करने की नहीं। तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए। समझदार टोनी तुरंत समझ गई। उसने माफिया को मर्डर करते देखा था तो उसकी मौत तय थी। जिंदा रहना है तो अपनी कोई अहमियत साबित करनी होगी। उसने जो पैसों का बैग लिया वो कल रात की सफाई का इनाम था और वो मोबाइल इसलिए था ताकि उसे कभी भी बुलाया जा सके। और इस तरह टोनी मजबूरी में इस दलदल में फंस गई। वो बहुत दुखी होकर अपनी ननद के किराए के घर लौटी और जैसे ही वो खाना बनाने जा रही थी तभी फोन बज उठा। टोनी ने फोन उठाया तो वो उसी अस्पताल का था जहां वो दिन में गई थी। उन्होंने बताया कि वे न सिर्फ उसके बेटे लूका का इलाज करेंगे बल्कि उन्हें लाइन में सबसे आगे भी कर देंगे। ये सुनकर टोनी बिल्कुल हैरान रह गई, लेकिन जब फोन पर उन्होंने अरमान का नाम लिया तब उसे सारी बात समझ आई। उसे यकीन नहीं हुआ कि अभी अभी मिले इस बॉस ने अपना जादू दिखा दिया था। फोन काटने के बाद उसने ये खुशखबरी तुरंत अपनी ननद को दी। उसकी ननद भी ये सुनकर खुशी से पागल हो गई और तुरंत उसे पार्टी करने के लिए कहने लगी। टोनी ने सुनकर तुरंत हाँ कर दी और ये भी कहा कि वो असली लास वेगास देखना चाहती है। इस तरह दोनों अच्छे से तैयार हुई, अपनी अपनी चमकदार ड्रेसेस पहनी और लास वेगास के सबसे बड़े क्लब में पहुंच गई। लेकिन अभी उन्होंने पूरी तरह पार्टी एंजॉय भी नहीं की थी कि टोनी का फोन फिर बज उठा और इस बार जो फोन बजा वो वही था जो अरमान ने उसे दिया था। उसे पता चल गया था कि पक्का कोई काम आ गया है। मजबूरी में टोनी को अपनी पार्टी ड्रेस उतारकर वापस काम वाले कपड़े पहनने पड़े। वो उनके पास पहुंची और ये जगह वही अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब था जहां वो पहले काम कर चुकी थी। असल में पुलिस को क्लब के मालिक की लाश मिल गई थी और जैसे ही पहचान पक्की होगी पुलिस पक्का इस क्लब में जांच के लिए आएगी। और इस बॉक्सिंग क्लब के ठीक नीचे अरमान के गैंग का मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा था। उन्हें पुलिस के आने से पहले सब कुछ पैक करके वहां से हटाना था, वो भी बिना कोई सुराग छोड़े। अरमान ने टोनी को यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि वो इस जगह की सफाई की जिम्मेदारी ले। उसने कहा कि जब सब लोग चले जाएं तो पूरी जगह की एकदम टॉप लेवल की सफाई होनी चाहिए। एक फिंगरप्रिंट या एक बाल भी नहीं छूटना चाहिए। टोनी के पास हाँ कहने के सिवा कोई चारा नहीं था। सुबह होते ही अरमान अपने आदमियों और सारे पैसों के साथ वहां से निकल गया। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच उस कैश को ट्रांसफर किया और जिसे ये सारे पैसे लेने थे वो कोई और नहीं बल्कि उनके गैंग का बॉस हायक था। क्लब के मालिक को मारने वाला उसी का बेटा था। हायक इस बात से बहुत खुश था कि अरमान ने सारा पैसा सही सलामत निकाल लिया। उसकी तारीफ करने के बाद उसने अरमान को 2 दिन का आराम दिया और बताया कि उसने बॉक्सिंग क्लब की सफाई के लिए अपने लोग भेज दिए हैं। ये सुनकर अरमान अंदर तक हिल गया। अब अरमान बुरी तरह घबरा गया। वो समझ गया था कि बॉस ने टोनी को रास्ते से हटाने का हुक्म दे दिया है ताकि वो उसके बेटे के खिलाफ गवाही न दे सके। और अरमान टोनी को इसलिए अपने साथ रखना चाहता था क्योंकि एक तो वो उसके काम और ठंडे दिमाग का कायल था और दूसरा वो उन मां बेटे की जान बचाना चाहता था। लेकिन अब बॉस ने उसे मारने का फैसला कर लिया था। सेकंड इन कमांड होने के नाते वो बॉस का फैसला नहीं बदल सकता था, इसलिए उसने तेजी से गाड़ी वापस मोड़ी। इस सबसे अनजान टोनी ने अभी अभी उस अड्डे की पूरी सफाई खत्म ही की थी कि उसे पास से ही टिक टिक की आवाज सुनाई दी। जब वो पास गई तो उसने देखा कि गैस के कई सिलेंडरों पर एक बम बंधा हुआ था। दरवाजे लॉक हो चुके थे। उसने तुरंत पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और कांच की खिड़की पर दे मारा। टोनी को लगा कि अरमान ही उसे मारकर सबूत मिटाना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसने शीशा तोड़ा उसने देखा कि अरमान वापस आ गया है। अरमान ने बिना कुछ कहे पासवर्ड लॉक खोला और उसे बाहर निकाल लिया। हालांकि टोनी बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन अभी इन सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। सबसे जरूरी था अपनी जान बचाकर वहां से भागना। और जब वे दोनों बस भागने ही वाले थे तभी अड्डे के अंदर बम का टाइमर भी खत्म हो गया। एक जबरदस्त धमाके ने उन दोनों को हवा में उड़ाकर जमीन पर पटक दिया, लेकिन फिर भी अरमान ने टोनी को अपने नीचे छुपाकर बचा लिया। धमाके का असर खत्म होने के बाद जैसे ही वो उसे लेकर भागने लगा उसने देखा कि उसका पैर तो हिल ही नहीं रहा है। असल में धमाके के वक्त शीशे का एक बड़ा टुकड़ा उसके पैर में घुस गया था। एक पूर्व सर्जन होने के नाते टोनी खून रोकना जरूरी था, लेकिन वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। इतने जोर का धमाका हुआ था कि पक्का बहुत सारी पुलिस आ जाती। अरमान के आदमी भी उसे अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन टोनी ने उन्हें सख्ती से रोक दिया क्योंकि जो हालत थी अगर पहले खून नहीं रोका गया तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही अरमान भगवान को प्यारा हो जाता। जब आदमी नहीं माने तो टोनी को भी गुस्सा आ गया। टोनी की आंखों में ऐसा विश्वास देखकर अरमान ने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। उसकी हाँ सुनने के बाद टोनी ने पहले लाइटर से एक चाकू को गर्म किया, फिर उसने घाव पर कुछ तेज दवा लगाई और आखिर में उस खोलते हुए चाकू से घाव को बंद कर दिया। ये सब करने के बाद टोनी ने उसके आदमियों से अरमान को ले जाने को कहा। जब तक भारी पुलिस वहां पहुंचती तब तक वो जगह पूरी तरह खाली हो चुकी थी। अस्पताल के रास्ते में टोनी ने अरमान के घाव पर पट्टी भी बांधी। टोनी को इतने अच्छे से काम करते देख अरमान हैरान था। इतनी अच्छी फर्स्ट एड कोई मामूली सफाई वाली तो नहीं कर सकती। लेकिन जब अरमान ने उससे पूछा तो टोनी ने उल्टा उसी से पूछ लिया कि उसने उसे मारने की साजिश क्यों रची। ये सुनकर अरमान सफाई देने लगा कि बॉस उसका काम तमाम करना चाहता था। उसे भी बम के बारे में बाद में पता चला और वह तुरंत वहां वापस आ गया। टोनी ये सुनकर डर गई। वो समझ गई थी कि अब वो एक ऐसे रास्ते पर आ गई है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। आज बच गई तो क्या, कल तो फंसेगी ही। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने बेटे लूका की थी। टोनी की बात सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। अगले दिन उस बॉक्सिंग क्लब के मालिक को दफनाया जा रहा था जिसकी हत्या हुई थी। टोनी भी वहां पहुंची। भले ही उसने वो सब देखा था पर वो सच किसी को बता नहीं सकती थी, इसलिए उसे अपने पुराने बॉस के लिए बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो मालिक असल में पुलिस का खबरी था, एक मामूली सफाई कर्मचारी का। बॉस के अंतिम संस्कार में आना पुलिस को अजीब लगा, खासकर तब जब उन्होंने देखा कि टोनी को काम पर लाने ले जाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ी आती है। इस केस को देख रहे एजेंट मिलर को उसकी असलियत पर और शक होने लगा। वही टोनी लोगों की नजरों से बचने के लिए एक तरफ अरमान और उसके लोगों के काले काम निपटा रही थी और दूसरी तरफ एक आम सफाई वाली बनकर घूम रही थी। लेकिन एक दिन जब वो टॉयलेट साफ कर रही थी तो बाहर से एक आदमी की आवाज आई और वो आदमी कोई और नहीं एजेंट मिलर ही था। लेकिन टोनी को पता नहीं था कि वो कौन है। मिलर को मदद की जरूरत थी तो टोनी ने बिना कुछ सोचे उसके हाथ से बच्चे को ले लिया। थोड़ी देर बात करने के बाद मिलर को भी लगा
कि थोनी कोई गैंगस्टर नहीं है, इसलिए उसने उसे बता दिया कि वो पुलिस से है। मिलर की बात सुनकर थोनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस उसके पास क्यों आई है, लेकिन साफ था कि मिलर पूरी तैयारी से आया था। मिलर ने तुरंत अपना फोन निकाला और थोनी को एक फोटो दिखाई। असल में मिलर काफी समय से अरमान के गैंग के पीछे था। थोनी जानती थी कि अगर उसने माना कि वो इस गैंग से जुड़ी है तो उसे देश से निकाल दिया जाएगा। अपने बेटे का अमेरिका में इलाज जारी रखने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि उसने फोटो वाले आदमी को कभी नहीं देखा। लेकिन मिलर के सवाल खत्म नहीं हुए। जब थोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी उसकी ननद वहां आ गई। किसी और को आते देख मिलर तुरंत एक नॉर्मल पिता बन गया और बच्चे को लेकर वहां से चला गया। अब थोनी को समझ आ गया था कि पुलिस की नजर उस पर है। देश से निकाले जाने से बचने के लिए उसने फैसला किया कि वो इस गैंग से सारे रिश्ते तोड़ देगी। लेकिन तभी अरमान का फिर से फोन आ गया। अरमान की आवाज से थोनी को लगा कि वो पक्का किसी मुसीबत में है, और हुआ भी वही था। आधे घंटे पहले अरमान एक दूसरे गैंग के साथ हथियारों की डील कर रहा था, लेकिन जब वे माल सौंपने वाले थे तब अरमान के आदमियों ने देखा कि आधा ट्रक माल गायब है। ये सुनकर सामने वाले गैंग का बॉस भड़क गया। उसने कहा कि मैं अपनी जान जोखिम में डालकर माल लेने आया और तुम कह रहे हो कि माल ही नहीं है। ये तो सीधे सीधे धोखा देना हुआ ना। अरमान बात संभालना चाहता था, लेकिन गुस्से में उस खरीदार ने अरमान पर बंदूक तान दी। ये देख अरमान के आदमियों ने भी बिना सोचे अपनी बंदूकें निकाल ली। जबरदस्त गोलीबारी के बाद जब दोनों तरफ से एक एक आदमी मारा गया तब जाकर वे शांत हुए। अरमान ने तुरंत वादा किया कि वो एक दिन में वो बंदूकें ढूंढ लेगा और उन्हें जवाब देगा। खरीदार भी मामला और नहीं बिगाड़ना चाहता था, इसलिए वो मान गया। उसके जाने के बाद अरमान अपने उस आदमी को देखकर गुस्से से भर गया जिसने उसे बचाने के लिए गोली खाई थी। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम वहां की सफाई करना था, इसलिए उसने थोनी को फोन किया था। फोन आते ही थोनी तुरंत आ गई। तब तक अरमान के बाकी लोगों ने लाश को पैक कर दिया था। जब वे लोग लाश ले गए तो अरमान ने थोनी को अंदर बुलाया। अरमान बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने बस इतना कहा कि अच्छे से सफाई करके चली जाना। अरमान को गुस्से में देखकर थोनी हिचकिचाई, पर फिर उसने उसे रोक लिया। थोनी ने अरमान को पुलिस वाली बात नहीं बताई। उसे लगा कि वो बस काम छोड़ देगी और बचकर निकल जाएगी, पर उसे नहीं पता था कि वो इस गैंग के लिए बहुत सारे काले काम कर चुकी है और उनके राज जान गई है। अगर थोनी पीछे हटती तो गैंग उस जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। काफी सोचने के बाद मजबूरी में थोनी ने फिर से रबर के दस्ताने पहन लिए। वही अरमान ने ये बात छुपाए रखने के लिए ताकि बंदूकों का पता लगाने में दिक्कत न हो, गैस लीक का बहाना बनाकर सबको वहां से बाहर निकाल दिया। बस थोनी वहां सफाई के लिए रुक गई। लेकिन जब थोनी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर निकली तभी गैंग का एक आदमी गोदाम से निकला। तुम क्या कर रही हो? मुझे लगा कि उन्होंने सबको घर भेज दिया है क्योंकि पेंट फट गया था। मैं बस यहाँ सफाई करने आई हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था। ठीक है। थोनी को इस आदमी की हरकतें अजीब लगी, पर उसे नहीं पता था कि यही आदमी जल्द ही उसकी जान बचाने वाला है। सफाई करने के बाद थोनी जैसे ही घर पहुंची उसने देखा कि उसके बेटे लूका का बुखार कम नहीं हो रहा है। चेक करने पर थोनी को पता चला कि लूका को बहुत बुरी तरह इन्फेक्शन हो गया है। उसे पहले से ही एक गंभीर बीमारी थी। अब इस हालत में उसे सिर्फ तेज दवाओं से ही बचाया जा सकता था। थोनी ने तुरंत उस बड़े अस्पताल में फोन किया। उन्होंने अरमान की सिफारिश पर लूका के इलाज के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट का समय नहीं हुआ था। अस्पताल अपनी मर्जी से दवाइयां भी नहीं दे सकता था। उन्होंने थोनी से कहा कि वो पहले उसे इमरजेंसी में ले जाए। फिर फोन कट गया। लूका का बुखार तेज होता देख थोनी ने उसे इमरजेंसी ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसकी ननद ने मना कर दिया क्योंकि उन दोनों का वीजा खत्म हो चुका था। पहली बात तो शायद इमरजेंसी वाले लूका का इलाज ही न करे, और अगर वे पकड़े गए तो दोनों को देश से निकाल दिया जाएगा। पर थोनी को इस समय कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसकी ननद को लगा कि थोनी नहीं मानेगी, इसलिए वो भी साथ जाने को तैयार हो गई। भले ही वो भी गैर कानूनी तरीके से रह रही थी, पर अमेरिका में इतने साल रहकर वो चीजें संभालना सीख गई थी। नहीं 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 नहीं। इसके बाद ननद ने दोनों बच्चों के साथ थोनी और लूका को टैक्सी में बिठा दिया। लेकिन रास्ते में थोनी को शायद कुछ याद आया और थोड़ी ही देर में थोनी एक क्लब में पहुंच गई। ये वही क्लब था जहां अरमान काम करता था। इस अनजान देश में अब थोनी सिर्फ अरमान पर ही भरोसा कर सकती थी। ये सब सुनकर अरमान ने भी बिल्कुल देर नहीं की और तुरंत लूका को लेकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। पर उन्हें नहीं पता था कि छुपकर जांच कर रहे एजेंट मिलर ने ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। जल्दी ही अरमान थोनी और लूका को लेकर एक क्लिनिक पहुंचा। ये क्लिनिक बॉस हाया के परिवार का ही था। डॉक्टर की काफी कोशिशों के बाद लूका की हालत में सुधार आ गया। थोनी ने देखा कि जो आदमी उसे कॉफी दे रहा था उसे लेकर वो परेशान थी। एक तरफ पुलिस लगातार उसके पीछे पड़ी थी और दूसरी तरफ उसके बेटे की जान बचाने वाला था। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे तभी अरमान का फोन बजा। फोन करने वाला उसका बॉस हायक था। उसने अरमान को अपने अड्डे पर बुलाया। लूका की देखभाल के लिए रुकी थोनी अरमान से कुछ कही पाती कि तभी हायक के आदमी वहां आ गए। इस तरह थोनी को भी उस अड्डे पर ले जाया गया। इतनी दूर से ही थोनी को हायक का गुस्सा महसूस हो रहा था। वो अरमान पर चिल्ला रहा था कि बंदूकें ढूंढने के बजाय वो एक सफाई वाली के बेटे को अपने पर्सनल क्लिनिक ले आया। उसे पता होना चाहिए कि वो औरत उसके बेटे के खून की गवाह है। आज चाहे कुछ भी हो जाए इस खतरे को जड़ से मिटाना ही होगा। उसी वक्त थोनी को भी अंदर लाया गया। अरमान अभी भी थोनी को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिससे हायक और भड़क गया। उसने अपने आदमी से बंदूक ली और बिना कुछ सोचे थोनी को मारने ही वाला था, पर थोनी की बात सुनकर उसका फैसला बदल गया। लेकिन मैंने आज कुछ देखा है। एक आदमी आपकी गाड़ी में कुछ बक्से रख रहा था और वो बहुत घबराया हुआ था। थोनी जिस आदमी की बात कर रही थी वो वही था जिसे उसने कूड़ा फेंकते वक्त देखा था। जब थोनी ने उसका हुलिया बताया तो अरमान ने तुरंत समझ लिया कि वो आदमी उनके गैंग का जिमी है जो माल उतारने का काम करता था। इसके बाद वह अपने आदमियों को लेकर जिमी के पास पहुंचा और वे लोग उसकी गाड़ी की तलाशी लेने लगे। लेकिन तभी खुद को फंसता देख जिमी ने बंदूक निकाल ली। ये देखकर अरमान का
गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया क्योंकि इसी चक्कर में उसका एक खास आदमी मारा गया और बॉस से उसे डांट भी पड़ी थी। और अब तू मुझ पर ही बंदूक तान रहा है। गुस्से से पागल होकर अरमान ने जिमी को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जब 2 गोलियों की आवाज आई तो थोनी तुरंत समझ गई कि जिमी का काम तमाम हो गया है। भले ही थोनी को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, पर एक माँ होने के नाते अपने बेटे के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा। जल्द ही अरमान वापस आया। उसने सारा माल वापस मिलने का पूरा श्रेय थोनी को दे दिया। इसके बाद हायक अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने लगा। उसने अरमान को शादी के कार्ड दिए ताकि वो लोगों को बुला सके। कार्ड पर हर नाम के आगे एक रकम लिखी थी, जिसका मतलब साफ था कि शादी में आने वाले लोग अपनी मर्जी से शगुन नहीं दे सकते, बल्कि जो रकम लिखी है उन्हें उतना ही देना होगा। बॉस की इस हरकत से गैंग का नंबर 2 होने के बावजूद अरमान भी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बॉस इतना नीच भी हो सकता है, लेकिन आखिरकार वो उसका बॉस था, इसलिए उसने किसी तरह ये काम ले लिया। अरमान के वहां से जाते ही हायक का बेटा वहां आया। उसने हायक से पूछा कि उसने ये काम उसे क्यों नहीं दिया। आखिर बेशर्मी वाले काम करने में तो वह माहिर है। दूसरी तरफ भले ही अरमान की मिन्नतों की वजह से थोनी की जान बच गई थी, पर उसे नहीं पता था कि एक बहुत बड़ा खतरा चुपचाप उसकी तरफ आ रहा है। जब एजेंट मिलर ने थोनी और अरमान को इतना करीब देखा तो उसने भी थोनी पर नजर रखनी शुरू कर दी। पर इस सबसे अनजान थोनी अभी बहुत खुश थी, क्योंकि अरमान के क्लिनिक में इलाज के बाद लूका बिल्कुल ठीक होकर अस्पताल से बाहर आ गया था। लेकिन जैसे ही वो लूका को लेकर अचानक कुछ बुरा हुआ। रिपोर्ट से पता चला कि लूका के लिवर में भी इन्फेक्शन है। अभी हालात ऐसे हैं कि पहले लिवर ठीक करना होगा, तभी इम्यूनिटी की बीमारी का इलाज हो पाएगा। ये खबर डॉनी के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। और भी गुस्से वाली बात तो ये थी कि एजेंट मिलर ऐसे गलत वक्त पर उसके पास आ गया। काफी समय तक नजर रखने के बाद उसे भी पता चल गया था कि डॉनी और अरमान का रिश्ता कुछ खास है। इसलिए इस बार उसने इसी बात की धमकी दी और डॉनी को अपना जासूस बनने के लिए कहा, वरना वो उन दोनों मां बेटे को देश से निकाल देगा। क्या तुम मेरे बेटे को धमकी दे रहे हो? मैं बस सच कह रहा हूँ। मिलर ने डॉनी को धमकाया कम, बल्कि उसका मानसिक उत्पीड़न ज्यादा किया। उसे किसी गैंगस्टर की तरह बंदूक निकालने की जरूरत नहीं थी। उसके पास कागजात, कानून और डिपोटेशन की ताकत थी। ये कानूनी नियम अक्सर गैंगस्टर की बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक होते हैं, क्योंकि ये सब कानून के नाम पर होता है। और दूसरी तरफ गैंगस्टर से तो आप लड़ भी सकते हैं। याद है जब मिलर पहली बार डॉनी से मिला था, तब उसने बच्चा क्यों पकड़ा हुआ था? पहला, वो एक अच्छे पिता की तरह डॉनी के करीब जाना चाहता था, और दूसरा, जब बॉस उसे डांटेगा तो बच्चा उसकी ढाल बन जाएगा। क्योंकि FBI का साफ नियम है कि जब कोई मेल एजेंट किसी फीमेल से पूछताछ करे तो वहाँ एक तीसरे इंसान का होना जरूरी है, और वो बच्चा ही वो तीसरा इंसान था। इससे पता चलता है कि मिलर केस सॉल्व करते वक्त सीधे तरीके से काम नहीं करता, बल्कि वो अपनी चालाकी भी दिखाता है। खैर, अब वापस कहानी पर आते हैं। उस वक्त क्लब में अरमान शादी की लिस्ट वाले लोगों को कॉल कर रहा था, और वही बगल में सफाई कर रही डॉनी भी उसकी बातें चुपके से सुनने लगी, क्योंकि अब उसकी सोच बदल चुकी थी। हालांकि मिलर की धमकियों से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने बेटे के लिए उसे एक और बैकअप प्लान सोचना ही था। जल्द ही अरमान ने सभी को खबर दे दी। हालांकि वो लोग बहुत गुस्से में थे, लेकिन हाइक गैंग की ताकत देखकर कोई कुछ बोल नहीं पाया। तभी अरमान की पत्नी नादिया ने भी ये लिस्ट देख ली। तुम ये कर सकते हो बेबी, बस अपना ध्यान इनाम पर रखो। तुमने हाइक को ये जो डील दी है, इसके बाद वो तुम्हें होटल का बराबर का पार्टनर बनाने से मना नहीं कर पाएगा। दरअसल हाइक एक होटल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। क्योंकि वो खुद सामने नहीं आ सकता था, इसलिए उसने इसे चलाने के लिए एक पार्टनर ढूंढने की सोची। गैंग का सेकंड बॉस होने के नाते अरमान ही सबकी नजरों में इसके लिए सही था, लेकिन उसे नहीं पता था कि हाइक की नजरों में वो बस एक ऐसा मोहरा है जिसे वो कभी भी फेंक सकता है। इसीलिए उसने अरमान से ये सारे बुरे काम करवाए। और जब ये दोनों हाइक के बराबर पहुंचने के सपने देख रहे थे, तभी अरमान का फोन बजता है। फोन एक पॉलिटिशियन का था जो पैसे उधार मांगने आई थी। दरअसल गैंग के साथ उसके कनेक्शन के बारे में एक और लीडर को पता चल गया था, और उसने उसे ब्लैकमेल करके चुप रहने के लिए $10,000 मांगे, और ऊपर से उसे हाइक की बेटी को भी एक महंगा तोहफा देना था। उसके पास सच में पैसे नहीं बचे थे। ये सुनकर अरमान को गुस्सा तो आया, लेकिन इस पॉलिटिशियन का कनेक्शन भी नहीं तोड़ सकते थे, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाता। यही तुम्हें करना है। तुम्हें उसे बताना होगा कि उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। उसे बस इस क्लब में आना होगा। जल्द ही वो पॉलिटिशियन एक आदमी को लेकर क्लब में आ गई, और अरमान पैसे लाने के बहाने उस आदमी को किचन में ले गया। किचन में आते ही अरमान ने उसका सिर तेल की कड़ाही में डाल दिया। हालांकि गैस बंद थी, लेकिन उसकी चीखें सुनकर डॉनी का ध्यान उस तरफ गया। वो अपने हाथ में शराब की बोतल लिए अंदर गई तो देखा कि अरमान उसे मार रहा था। हालांकि वो अक्सर उनके गंदे काम साफ करती थी, लेकिन उसने पहली बार अरमान को इतना खूंखार देखा था। डॉनी डर के मारे वही खड़ी रह गई। जब तक उसे कुछ समझ आता, उस आदमी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एक सर्जन होने के नाते डॉनी तुरंत आगे बढ़ी और उसकी जान बचाने लगी। उसने उस आदमी की जान तो बचा ली, लेकिन इससे उसे असलियत का पता चल गया। इस पल डॉनी का मन फिर से बदल गया। वो समझ गई कि गैंग का रास्ता हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। मिलर के तरीके से उसे गुस्सा तो आया था, लेकिन शायद यही उसके और उसके बेटे के लिए बचने का इकलौता रास्ता था। इसलिए अगले दिन वो मिलर से मिली। डॉनी ने कहा कि अगर वो उन दोनों को देश से न निकाले, उनकी सुरक्षा की गारंटी दे और लूका का अमेरिका में अच्छे से इलाज होने दे, तो वो गैंग में उसका जासूस बनने को तैयार है। मिलर के लिए ये सब करना बहुत आसान काम था। अगर वो कोई चालाकी न करे तो अरमान की वहां की पावर से वो ये सब आसानी से करवा सकता था। इसलिए मिलर ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। डील पक्की होने के बाद डॉनी ने पूछा कि उसे क्या जानना है। मिलर ने बताया कि आजकल हाइक अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा है। उसे मेहमानों की लिस्ट चाहिए थी। उसका मानना था कि इस लिस्ट में छुपे हुए सारे बड़े लोगों के नाम जरूर होंगे। अगर इन लोगों को पकड़ लिया जाए
तो हाइक को गिराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं शादी के लिए नहीं आया हूँ, तुम बहुत, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे संभालोगी। कोई रास्ता न होने पर डॉनी को नौकर बनकर अरमान की पत्नी नादिया के साथ शादी में जाना पड़ा। और नादिया डॉनी को अपने साथ इसलिए लाई थी क्योंकि उसने सुना था कि अरमान उसका बहुत ख्याल रखता है। वो खुद देखना चाहती थी कि उसका पति क्या कर रहा है। अरमान एक नजर में समझ गया कि नादिया अपना हक जताने आई है, इसलिए वो तुरंत सफाई देने लगा। जासूस बनी डॉनी ने अरमान का सामना नहीं किया और कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक ली। वो चुपके से अकाउंट ऑफिस में घुस गई। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे दराज में मेहमानों की वो लिस्ट मिल ही गई और जैसे ही वो उनके नाम याद करने लगी, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो पूरी तरह हैरान रह गई। उसने देखा कि अरमान और दुल्हन एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। दरअसल अरमान और हाइक की बेटी पहले से ही प्यार करते थे, लेकिन हाइक ने उन दोनों को जबरदस्ती अलग कर दिया था। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि हाइक की नजरों में अरमान हमेशा से एक ऐसा मोहरा था जिसे कभी कोई इज्जत नहीं मिलेगी। ये नजारा देखकर डॉनी के दिल में थोड़ी जलन होने लगी, लेकिन तभी हाइक का बेटा तारिक अंदर आ गया। डॉनी को मजबूरन ऐसा नाटक करना पड़ा जैसे वो सफाई कर रही हो, लेकिन गैंग के नियमों के मुताबिक किसी भी नौकर को अकाउंट ऑफिस में आने की इजाजत नहीं थी। इस बात से तारिक को तुरंत शक हो गया, इसलिए वो डॉनी के मना करने पर भी उसकी जबरदस्ती तलाशी लेने लगा। जब वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, तभी अरमान वहां पहुंच गया। तारिक ने देखा कि उसके पास कुछ नहीं है तो वो गुस्से में वहां से चला गया। उसे नहीं पता था कि वो लिस्ट डॉनी ने चुपके से उसकी फोटो खींच ली थी, लेकिन अरमान ने एक बार फिर अपनी परवाह किए बिना उसकी जान बचा ली। इससे डॉनी फिर से सोच में पड़ गई। जब मिलर से मिलने का दिन आया तो उसने आखिरकार वो लिस्ट उसे नहीं दी, बल्कि उसने एक खिलौना वॉकी टॉकी निकाल कर दे दिया। मिलर भी हैरान रह गया और पूछा कि इसका क्या मतलब है। डॉनी ने बताया कि उसे लिस्ट नहीं मिली, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसने ये छोटा सा गिफ्ट ले लिया। ये सुनकर मिलर को बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिले, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो समझ गया कि इतनी सख्त सिक्योरिटी वाले हाई गैंग से कोई सीक्रेट लिस्ट निकालना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने डॉनी को ज्यादा कुछ नहीं कहा। मिलर से पीछा छुड़ाने के बाद डॉनी तुरंत अपने बेटे के हॉस्पिटल गई। वो लूका की हालत के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का लिवर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, अब दवाइयों से काम नहीं चलेगा, अब सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही इकलौता रास्ता बचा है। ये सुनकर डॉनी पूरी तरह से टूट गई और सबसे बुरी बात तो ये थी कि लिवर खराब होने की वजह से हॉस्पिटल ने लूका की इम्यूनिटी की बीमारी का इलाज करने से मना कर दिया। अगर इम्यूनिटी का इलाज नहीं हुआ तो शायद लिवर डोनर मिलने से पहले ही बच्चे की जान चली जाएगी। ये पूरी बात एक ऐसे लूप में फंस गई थी जिसका कोई हल नहीं था। अब बचने की इकलौती उम्मीद उस गायब बोन मैरो डोनर को ढूंढना था। उसके बोन मैरो की मदद से इम्यूनिटी की बीमारी का इलाज हो सकता था। कोई और रास्ता न होने पर डॉनी और उसकी ननद फियोना वहां के ऑर्गन डोनेशन सेंटर गए। उन्होंने वहां के मैनेजर से मुलाकात की, इस उम्मीद में की वहां से उन्हें उस डोनर की जानकारी मिल जाए, लेकिन किसी डोनर की पर्सनल डिटेल ऐसे ही देखना कानून के खिलाफ था। डॉनी ने उसे कितना भी समझाया, लेकिन वो आदमी बस मुस्कुराता रहा और उसने साफ मना कर दिया। जब डॉनी ने चुपके से कंप्यूटर स्क्रीन देखने की कोशिश की तो उसने स्क्रीन अपनी तरफ घुमा ली, लेकिन इससे डॉनी को समझ आ गया कि उसे जो भी जानकारी चाहिए वो इसी कंप्यूटर में है। लेकिन उस आदमी के साफ मना करने पर उन दोनों को निराश होकर डोनेशन सेंटर से बाहर आना पड़ा। और जब डॉनी सोच में डूबी थी कि अब क्या करें, तभी उसने देखा कि वो आदमी अपने ऑफिस से बाहर चला गया। इसका मतलब मैं इस जगह से बिना नाम और पते के नहीं जाऊंगी। जल्द ही वो दोनों वापस उस ऑफिस के दरवाजे पर आ गए। कोई गड़बड़ न हो इसलिए डॉनी ने फियोना को बाहर नजर रखने के लिए कहा और वो खुद अंदर जानकारी ढूंढने चली गई। वो खुद भी एक सर्जन थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल का सिस्टम अच्छे से चलाना आता था, लेकिन हजारों फाइलों में से अपने बेटे के लिए सही मैच ढूंढने में उसे थोड़ा टाइम लगने वाला था। और तभी वो आदमी अचानक वापस आ गया। मजबूर होकर फियोना को अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो उसे बातों में उलझा सके। उसने उस आदमी से उसकी हाइट, वजन, ब्लड ग्रुप सब कुछ पूछ डाला। उसने उस आदमी को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया था और जब फियोना के लिए उसे रोकना मुश्किल हो रहा था, तभी डॉनी को डोनर की सारी डिटेल मिल गई। फियोना का चेहरा तुरंत बदल गया। इससे पहले कि वो आदमी अपना नंबर बताता, वो डॉनी के साथ वहां से डोनेशन सेंटर से निकल गए। इसके बाद वो दोनों उस पते पर एक दुकान पर पहुंचे। वो जिस आदमी को ढूंढ रहे थे उसका नाम पाब्लो था और वो इसी दुकान में एक सेल्समैन था। पाब्लो को लगा कि वो दोनों कार खरीदने आई है। उसने खुशी खुशी उनका स्वागत किया, लेकिन जब डॉनी ने उसे अपने आने की असली वजह बताई तो उसका मूड तुरंत बदल गया। उसने बिना कुछ सोचे उन दोनों को ऑफिस से बाहर निकाल दिया और बताया कि बोन मैरो डोनेट करने के लिए उसकी बेटी ने उसका नाम लिखवाया था। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब वही उसके बेटे की इकलौती उम्मीद था। मजबूर होकर डॉनी ने फिर से उसे पैसे देने की बात कही। हालांकि एक सफाई कर्मचारी होने के नाते उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन यही इकलौता तरीका था जो उसे समझ आ रहा था। पाब्लो ने जितने पैसे मांगे उसे सुनकर दोनों के पसीने छूट गए। इतनी बड़ी रकम तो वहां के लोकल लोगों को भी कमाने में 2-3 साल लग जाते, और वो तो वैसे भी बिना पक्की नौकरी वाले इलीगल इमिग्रेंट थे। डॉनी ये सुनकर मजबूर होकर वहां से जाने लगी और फियोना भी उस आदमी को गालियां देकर डॉनी के साथ दुकान से बाहर आ गई। लेकिन इससे भी बुरी बात तो ये थी कि डॉनी के घर पहुंचने से पहले ही मिलर ने उसे FBI ऑफिस बुला लिया। उसने डॉनी को बताया कि एक पॉलिटिशियन अक्सर अरमान के क्लब में आती जाती है। उसे जानना था कि उनके बीच क्या बातें हो रही है, और वो पॉलिटिशियन वही मोटी औरत थी जो अरमान से पैसे मांगने आई थी। लेकिन अरमान ने कई बार उन दोनों माँ बेटे की जान बचाई थी, इसलिए इस बार डॉनी उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। तो उसने मिलर से कहा कि उसने उस मोटी औरत को क्लब में कभी नहीं देखा, लेकिन मिलर बहुत तेज था। वो उसकी हरकतों से समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। इसके बाद मिलर ने एक वॉइस रिकॉर्डर निकाला और डॉनी से कहा कि वो उनकी बातें रिकॉर्ड करके लाए। लियो अभी भी इस बात से नाराज था कि टोनी को हायक की गेस्ट लिस्ट नहीं मिली। उसने टोनी से कहा कि अगर वो इस बार भी खाली हाथ लौटा तो उसे उसके अवैध प्रवासी होने की बात इमिग्रेशन वालों को बतानी पड़ेगी। मजबूर टोनी ने मेज पर रखे वॉइस रिकॉर्डर को देखा। अपने बेटे की हालत देखकर उसे लियो की बात माननी पड़ी। जब टोनी दोबारा क्लब में सफाई करने आया
तो उसने उस मोटे नेता को वहां देखा, लेकिन जैसे ही वो रिकॉर्डर रखने वाला था, अमन वहां आ गया। ये देखकर टोनी ने तुरंत रिकॉर्डर वापस अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एफबीआई के हाथ अमन के खिलाफ कोई सबूत लगे। उस मोटे नेता की बातें रिकॉर्ड करना एफबीआई के दबाव में उसकी मजबूरी थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि रिकॉर्डिंग में अमन की आवाज आए। अच्छी बात यह थी कि अमन बस उस नेता से हेलो बोलने आया था और फिर वहां से चला गया। इसके बाद ही टोनी ने रिकॉर्डर को उस मोटे नेता की कुर्सी के नीचे रख दिया। मेहमानों के सामने इस तरह सफाई करने के उसके तरीके पर अमन का भी ध्यान गया, लेकिन अमन को उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। उसने टोनी को किचन में बुलाया और साफ सफाई के नियम बताने के बाद बहुत प्यार से लूका की तबीयत के बारे में पूछा। अब टोनी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अमन को सब कुछ बता दिया। वो अमन से $1 लाख उधार लेना चाहता था, लेकिन ये सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बोन मैरो तो मिलकर रहेगा। अमन का काम करने का तरीका अभी भी बिल्कुल गुंडों जैसा था, लेकिन एक मजबूर माँ के लिए क्या ये भी कोई समाधान नहीं था? एफबीआई, जो खुद को इंसाफ का रक्षक कहती है, उसने लूका की बीमारी का फायदा उठाया ताकि टोनी अपने ही दोस्तों को धोखा दे सके। और वही दूसरी तरफ एक माफिया बॉस था, जिसने बिना कोई सवाल किए या शर्त रखे बस उसके बेटे की जान बचाने की सोची। कौन अच्छा है और कौन बुरा, टोनी अब ये सब समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन अमन पाब्लो के पास गया। शुरुआत में तो पाब्लो ने अमन से एक सेल्समैन की तरह बात की, लेकिन जब अमन ने पूछा कि वो एक अकेली माँ और बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है, तो उसे तुरंत समझ आ गया। मैंने उस औरत से कहा था कि वो मेरा पीछा छोड़ दे, मैं उससे $1 लाख भी नहीं लूंगा और नहीं $10 लाख, इसलिए उससे कहो कि यहाँ से चली जाए। गलत जवाब। क्या तुम दोबारा कोशिश करना चाहोगे? मेरी तुमसे बात हो गई है। अगर कोई और भी होता तो मैं उसे मना ही करता, इसलिए मेरा वक्त बर्बाद मत करो और उस औरत से कहो कि मुझसे दूर रहे। पाब्लो को अंदाजा नहीं था कि वो किससे पंगा ले रहा है। उसे लगा अमन भी टोनी की तरह सीधा है। उसे नहीं पता था कि गुंडे सिर्फ रात होने का इंतजार करते हैं। अंधेरा होते ही उसे समझ आ जाएगा कि असली शैतान क्या होता है। जल्द ही अमन ने टोनी को अपने अड्डे पर बुला लिया। उस वक्त पाब्लो वहां गुस्से में बंधा हुआ बैठा था। ये देखकर टोनी ने जल्दी से उसके मुंह का कपड़ा खोल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गुंडों के जोर पर पाब्लो अपना बोन मैरो दे। वो उससे प्यार से बात करना चाहती थी। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आप उस अस्पताल में 3,50,000 लोगों में से इकलौते मैच है, लेकिन अब 6 दिन बाद होने वाले इलाज के लिए आप पीछे हट गए। क्या आप एक मरते हुए बच्चे के दर्द को समझ सकते हैं? जब टोनी ने देखा कि पाब्लो नहीं मानेगा, तो उसने भी जबरदस्ती नहीं की। हालांकि वो सच में अपने बेटे को बचाना चाहती थी, लेकिन वो उसकी जान के लिए किसी पर इस तरह जुल्म नहीं कर सकती थी। उसने अमन से पाब्लो को जाने देने के लिए कहा। अमन ये सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब शिकार हाथ में है तो बात क्यों करनी है, और अगर बात नहीं बनी तो उसे छोड़ क्यों दे? क्या उनकी सारी मेहनत बेकार गई? जब वो दोनों बहस कर ही रहे थे, तभी अमन का फोन बजने लगा। ये फोन उस मोटे नेता का था। चूंकि टोनी ने रिकॉर्डर मिलर को दे दिया था, इसलिए एफबीआई ने उस मोटे नेता के घर को घेर लिया था। उसने अमन को होटल में जाकर उसका लैपटॉप नष्ट करने को कहा, क्योंकि उसमें गैंग और उसके बीच के लेन देन का हिसाब था। ये सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो रिश्वत के पैसे भी डायरी में लिखता था। फिर भी उसने उस मोटे नेता से शांत रहने को कहा। अगर वो अपना मुंह बंद रखेगा तो लैपटॉप मिलते ही अमन उसे वहां से बाहर निकाल लेगा। इसके बाद वो टोनी को लेकर उसके होटल गया। अमन ने टोनी को वेटर के भेष में चुपके से कमरे में जाकर लैपटॉप लाने को कहा, लेकिन टोनी की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अमन ने उसे हिदायत दी कि अगर अंदर पुलिस हो तो बिना कुछ सोचे वहां से भाग आना। किस्मत से उस वक्त कमरे में कोई नहीं था। टोनी ने कुछ देर तक ढूंढने के बाद आसानी से लैपटॉप निकाल लिया। उसे नहीं पता था कि मिलर दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। असल में उस मोटे नेता ने अपना मुंह खोल दिया था। ये पता चलते ही मिलर तुरंत वहां पहुंच गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर टोनी डर गई और झट से अलमारी के अंदर छिप गई। जल्द ही मिलर अंदर वाले कमरे में आ गया। मौका मिलते ही टोनी चुपके से बाहर खिसक गई। हालांकि उसने पूरी सावधानी बरती, फिर भी उसके कदमों की आवाज से एजेंट का ध्यान उसकी ओर चला गया। मिलर तुरंत दरवाजे की तरफ देखने आया, लेकिन उसे वहां सिर्फ एक नेकलेस मिला। उसने तुरंत उसे जमीन से उठा लिया। मिलर उस नेकलेस को देखकर सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि ये वही नेकलेस था जो टोनी ने उस दिन पहना था जब मिलर ने उसे रिकॉर्डर रखने की धमकी दी थी। और अब तक टोनी अमन के अड्डे पर पहुंच चुकी थी। उसने वो लैपटॉप अमन को सौंप दिया। लैपटॉप देखकर अमन बहुत खुश हुआ, लेकिन टोनी ने कोई इनाम नहीं मांगा, बल्कि उसने पाब्लो को छोड़ने की बात कही। जब अमन ने देखा कि टोनी अपनी बात पर अड़ी है, तो उसने अपने आदमियों से पाब्लो की रस्सी खोलने को कहा। पाब्लो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि वो उसे जान से मारने वाले हैं। ये सुनकर पाब्लो हैरान रह गया। तब अमन ने उसे धमकी देते हुए कहा कि इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। एक सच्चा ताकतवर इंसान कभी कमजोरों पर जुल्म नहीं करता। पाब्लो ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। रास्ते भर उसे यही समझ नहीं आ रहा था कि जब उन्होंने उसे पकड़ ही लिया था तो फिर उसे छोड़ क्यों दिया। उसे तो इस बात पर भी शक था कि क्या टोनी का बेटा सच में बीमार है या नहीं। लेकिन तभी उनकी कार खराब हो गई। पाब्लो तुरंत समझ गया कि टायर पंक्चर हो गया है। उसने अपनी आधी जिंदगी वर्कशॉप में बिताई थी, इसलिए उसके लिए टायर बदलना बाएं हाथ का खेल था। और जब पाब्लो टायर बदल रहा था, तभी टोनी का फोन बजा। ये उसके बेटे लूका का फोन था। उस वक्त लूका अपनी बीमारी के दर्द से तड़प रहा था और ऊपर से उसकी माँ भी उसके पास नहीं थी। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। बेबस टोनी बस झूठी मुस्कान के साथ उसे तसल्ली देती रही और लोरी गाने लगी। और पाब्लो को भी टोनी और लूका की बातों से उनकी दर्दनाक हालत समझ में आ गई। कार में बैठने के बाद उसने बताया कि वो अपना बोन मैरो क्यों नहीं देना चाहता था। असल में उसकी पत्नी की मौत एक मेडिकल गलती की वजह से हुई थी। तब से उसे अस्पतालों से नफरत हो गई थी। छोटी मोटी बीमारी वो खुद सह लेता और बड़ी बीमारी भगवान के भरोसे छोड़ देता। उसकी बेटी ने उसे इस सदमे से बाहर निकालने के लिए ही उसका नाम डोनर लिस्ट में लिखवाया था। उसे उम्मीद थी कि दूसरों की मदद करने से उसके पिता को शांति मिलेगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुद को माफ नहीं कर पा रहा था जब तक उसने टोनी और उसके बेटे की बातें नहीं सुनी। मैं बदल गया हूँ टोनी,
ये सुनकर टोनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस तरह पाब्लो के बोन मैरो देने के फैसले से लूका की बीमारी का इलाज आखिरकार हो गया। जब पाब्लो ने लूका को धीरे धीरे ठीक होते देखा तो उसने राहत की सांस ली और फिर वो चुपचाप वहां से चला गया। टोनी ने उसे जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि एक बड़ा खतरा चुपके से उनके सिर पर मंडरा रहा है। उस वक्त जेल के अंदर उस मोटे नेता की किसी से मुलाकात हुई ही थी कि उस पर हमला हो गया। साफ है कि ये अमन का काम करने का तरीका था। वो किसी ऐसे नेता को जिंदा नहीं छोड़ सकता था जो अपना मुंह बंद न रख सके और जो उसके और उसके गैंग के लिए एक बड़ा खतरा बन जाए। उस मोटे नेता की मौत की खबर जल्द ही मिलर के कानों तक पहुंच गई। ये सुनकर मिलर गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तक मिलर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अमन के गैंग को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए उसने एक बार फिर वो नेकलेस उठाया और तुरंत समझ गया कि टोनी ने उसे धोखा दिया है। इसलिए उसने एक जाल बिछाकर टोनी, उसकी ननद और बाकी लोगों को धोखे से एक पार्टी बस में बुला लिया। बाहर से देखने में ये बस एक सफाई का काम था, लेकिन असल में वो इमिग्रेशन वालों की मदद से इन सभी अवैध प्रवासियों को एक साथ पकड़ना चाहता था। जब टोनी को शक हुआ तो उसने तुरंत उन औरतों से भागने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां पहुंचे पुलिस वालों ने जल्द ही सबको अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन सबको इमिग्रेशन हिरासत केंद्र में ले जाया गया। वहां टोनी ने एक गर्भवती महिला को देखा। वो महिला बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल जा रही थी जब इमिग्रेशन वालों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। आप जानते हैं, ये औरतें कोई मुजरिम नहीं थी, ये बस अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आयाम जनता थी। लेकिन इस बेदर्द इमिग्रेशन सिस्टम में उनसे उनके बुनियादी इंसानी हक भी छीन लिए गए थे। इस वक्त टोनी कोई सफाई वाली नहीं थी, बल्कि वो एक डॉक्टर थी जो ऐसी बुरी हालत में भी अपना फर्ज निभा रही थी। लेकिन जब वो उस गर्भवती महिला की जांच कर ही रही थी तभी वहां का पुलिस वाला उसे सीधे बाहर ले गया। जब तक मिलर उसके सामने नहीं आया तब तक टोनी को समझ नहीं आया कि ये सब मिलर की ही चाल है। उसने तुरंत मिलर से सवाल किया, लेकिन मिलर ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा उसका नेकलेस मेज पर फेंक दिया। और फिर उसने टोनी को बताया कि उस मोटे नेता का कत्ल हो चुका है और उसके साथियों को भी जल्द ही देश से निकाल दिया जाएगा। टोनी समझ गई कि वो ये सब बातें सिर्फ उसका इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। इसलिए उसने मिलर से पूछा कि उसे क्या करना होगा ताकि वो उन औरतों को छोड़ दे। टोनी को इतना सीधा बोलते देख मिलर ने भी बातों को घुमाना बंद कर दिया। उसने सीधा अपनी जेब से एक रिकॉर्डिंग करने वाला नेकलेस निकाला और टोनी से कहा कि वो अमन के गैंग की सारी आपराधिक बातें रिकॉर्ड करे। ये देखकर टोनी एक बार फिर उलझन में पड़ गई। इंसानी फितरत को अच्छे से समझने वाला मिलर जब उसने देखा कि टोनी अभी भी सोच में है तो उसने तुरंत एक आदमी को बुलाकर उस गर्भवती महिला को अस्पताल भिजवा दिया ताकि वो अपनी ईमानदारी साबित कर सके। लेकिन टोनी की ननद और बाकी लोग अभी भी हिरासत केंद्र में कैद थे। टोनी को ब्लैकमेल करने के लिए ये उसकी चाल थी। इस बार मिलर ने टोनी को पूरी तरह से एक दोराहे पर ला खड़ा किया था। एक तरफ उसकी ननद थी जो अमेरिकन ड्रीम का सपना लिए सालों से जुल्म सह रही थी और दूसरी तरफ अमन था जिसने बार बार उन मां बेटे को हर मुसीबत से बचाया था। इस भारी मानसिक तनाव के बीच टोनी ने सुन्न होकर वो नेकलेस पकड़ लिया। इसे मजबूरी का सौदा भी कहा जाता है। जब कोई इंसान बुरे हालात में मजबूर होकर किसी का साथ देता है तो दिमाग खुद को तसल्ली देने का एक तरीका ढूंढ लेता है। वो खुद से कहता है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, बस हालात से मजबूर हूँ। इस सोच से टोनी को कुछ पल के लिए अपने अंदर चल रही जंग से आराम तो मिलेगा, लेकिन इसकी कीमत उसे खुद से नफरत करके चुकानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ बेखबर अमन अभी भी बड़े सपने देख रहा था। उसने गैंग को होटल का प्रोजेक्ट दिलाने में मदद की थी। उसे लगा था कि अब वो बॉस हायक का पार्टनर बन जाएगा और उसके बराबर आकर खड़ा होगा। उसे नहीं पता था कि हायक ने उसे कभी इंसान समझा ही नहीं था। हायक की नजरों में गैंग का नंबर 2 अमन हमेशा एक मामूली मोहरा ही रहेगा। उसने अमन के सामने ही होटल चलाने की बागडोर अपनी बेटी और दामाद को सौंप दी। ये देखकर अमन गुस्से से पागल हो गया और इसी वजह से और ये सब थोनी ने साफ साफ देख लिया। अरमान को अकेले बैठकर अपनी परेशानी में पीते देख वह हिम्मत करके बाहर गई। अरमान ने उसे देखकर तुरंत थोनी को अपने साथ बैठने के लिए कहा ताकि वो एक ड्रिंक ले सके। लेकिन उसने अपनी गैंग की परेशानियां उसे नहीं बताई, बल्कि थोनी के बेटे की बीमारी के बारे में पूछने लगा। तुम आजकल कैसे हो? मैं ठीक हूँ, इलाज काम कर रहा है। आज सुबह वो अपने डायनासोर वाले खिलौनों के साथ खेल रहा था, बिल्कुल पहले की तरह। वो बच्चा नहीं, सिर्फ बच्चा नहीं, अरमान की इस बात ने थोनी को अंदर तक तोड़ दिया। उसे पता था कि अरमान खुद इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा है, फिर भी वो उसकी परवाह कर रहा है। वो जानती थी कि अगर अरमान ने मदद न की होती तो लूका अब तक जिंदा नहीं होता। फिर उसने बिना झिझके अपना नेकलेस शराब के गिलास में डाल दिया। तुम्हारे साथ रहकर मैंने एक बड़ी गलती की है। मैं वहां गई थी फ्यूनल में, वो मुझे घर ले गए। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास जाने से रोका, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, इसी वजह से वो मुझे घर ले गए। अब अगर मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया तो वो उसे रिपोर्ट कर देंगे। थोनी का ये अचानक सच बोलना अरमान को हैरान कर गया, क्योंकि उसने हमेशा थोनी को अपना माना था और कभी उस पर शक नहीं किया। थोनी कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन एक ही दिन में 2 बार धोखा खाने के बाद अरमान खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उस समय अरमान बेहद गुस्से में था, लेकिन अगले दिन शांत होने पर उसने थोनी को वापस बुलाया, क्योंकि उसे अब भी यकीन था कि वो उसे धोखा नहीं देगी। वो समझता था कि एक विदेशी माँ जो अच्छे और बुरे के बीच फंसी है, उसकी एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। उसने उस मोटे नेता का लैपटॉप थोनी को दे दिया। उसमें बॉस हाइक और उस नेता के बीच हुए सौदे थे। उसने थोनी से कहा कि वो इस लैपटॉप के बदले उन इलीगल इमिग्रेंट्स को बचा ले। साफ था कि अरमान ने थोनी को माफ कर दिया था, लेकिन वो हाइक को छोड़ने वाला नहीं था। थोनी की मजबूरी समझी जा सकती थी और उससे कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ था, लेकिन हाइक की बात अलग थी। अरमान ने इतने साल गधों की तरह मेहनत की, फिर भी उसे कोई मुकाम नहीं मिला। इसलिए उसने थोनी के जरिए मिलर से संपर्क किया ताकि FBI की मदद से अपने धोखेबाज बॉस को गिरा सके। लैपटॉप मिलने के बाद थोनी तुरंत मिलर के पास गई और अपने साथियों को छोड़ने को कहा। इस बार मिलर ने कुछ इंसानियत दिखाई और बिना कुछ कहे थोनी को इमिग्रेशन ऑफिस ले गया। लेकिन जब थोनी उन्हें बाहर निकालने वाली थी तो एक गड़बड़ हो गई। इमिग्रेशन ऑफिस का नया इंचार्ज आ गया था। नए बॉस ने अपने तेवर दिखाते हुए उन सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को एयरपोर्ट भेज दिया था ताकि सबको देश से बाहर निकाला जा सके। तुमने ये सब किया है, अब तुम ही इसे ठीक करो।
मजबूर होकर मिलर ने अपना वादा पूरा करने के लिए रातों रात धोनी को एयरपोर्ट की तरफ ले गया। आधी टंकी तेल खर्च करने के बाद वो आखिरकार इमिग्रेशन की बस तक पहुंच गए। लैपटॉप से सौदा करके धोनी ने FBI के चंगुल से अपनी ननद फियोना को डिपोर्ट होने से बचा लिया। लेकिन जैसे ही वो घर लौटे, धोनी ने देखा कि बेटे लूका का लिवर फिर से खराब हो रहा है। वो तुरंत अस्पताल गए, ये सोचकर कि लाइन में लगकर उसे कोई डोनर मिल जाएगा। लेकिन इलीगल इमिग्रेंट होने की वजह से अरमान की गारंटी के बावजूद अस्पताल उसे डोनर देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मजबूर होकर धोनी फिर से अरमान के पास गई ताकि उसकी ताकत से ब्लैक मार्केट में डोनर का इंतजाम कर सके। मैं ब्लैक मार्केट के कुछ लोगों को जानता हूँ, शायद मैं उनकी पहचान भी जानता हूँ। क्या तुम सच में इन लोगों के साथ डील करना चाहते हो? शुरू में अरमान धोनी को उन लोगों से दूर रखना चाहता था क्योंकि ब्लैक मार्केट के तरीके गैंगस्टर से भी ज्यादा खौफनाक और गंदे होते हैं। लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए धोनी के पास कोई रास्ता नहीं था। जल्द ही अरमान की मदद से धोनी शहर के सबसे बड़े ब्लैक मार्केट पहुंच गई। हालांकि अरमान के कहने पर उन्होंने कीमत आधी कर दी थी, लेकिन फिर भी हजारों डॉलर की रकम एक सफाई करने वाली के लिए बहुत ज्यादा थी। इसलिए पैसे बचाने के लिए उसने खुद अपने बेटे लूका की सर्जरी करने का फैसला किया। अपनी बेहतरीन मेडिकल स्किल के साथ कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसने सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कर लिया। इस तरह लूका को नई जिंदगी मिल गई। दूसरी तरफ सबूत मिलने के बाद एजेंट मिलर अपनी टीम के साथ हाइक के गोदाम पर पहुंच गया। लेकिन क्योंकि हाइक काफी ताकतवर और बेहद चालाक था, वो नेताओं से कभी खुद नहीं मिलता था। वो सारा काम गैंग के मोहरों से करवाता था। मिलर को लैपटॉप तो मिल गया था, लेकिन वो सिर्फ एक छोटे मोहरे को ही पकड़ पाया। हाइक बिल्कुल बेफिक्र था क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ एक मोहरे के पकड़े जाने से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। FBI को उस आदमी से कोई भी सबूत नहीं मिला। हार मानकर मिलर फिर से धोनी के पास गया, लेकिन इस बार उसने धोनी को धमकी नहीं दी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अरमान हमेशा से उसकी मदद कर रहा था। जासूसी के काम में एक बार जज्बात जुड़ जाए तो चीजें आसान नहीं रहती। उसने धोनी को बताया कि गैंग के खिलाफ काफी सबूत मिल चुके हैं, बस एक आखिरी कड़ी की जरूरत है और वो ये गलती सुधारने का मौका अरमान को देना चाहता है। ये सुनकर धोनी तुरंत अरमान से मिलने गई। अरमान को भी समझ आ गया था कि सच्चाई ज्यादा दिन छुपाई नहीं जा सकती। आज नहीं तो कल हाइक को पता चल जाएगा कि उसने ही लैपटॉप FBI को दिया था। इसलिए उसने खुद पहल करने का सोचा। धोनी की मदद से एक बहुत ही अजीब नजारा देखने को मिला। शहर की सबसे बड़ी गैंग का नंबर 2 आदमी और क्राइम ब्रांच का एजेंट एक ही टेबल पर बैठे थे। अरमान ने मिलर को बताया कि हाइक कुछ दिनों में हथियारों की एक बड़ी खेप बेचने वाला है। ये खेप बहुत बड़ी है, जिसमें न सिर्फ खतरनाक मशीन गने हैं बल्कि बेहद ताकतवर रॉकेट लॉन्चर भी है। मिलर ने ये सुनते ही तुरंत अपने सीनियर्स को बताया और फिर उन्हें पकड़ने का प्लान बनाने लगा। जल्द ही डील का दिन आ गया। FBI की टीम ने पहले से ही हथियारों के गोदाम को घेर लिया था और मिलर अपनी टीम के साथ उस होटल में छुप गया जहां डील होने वाली थी। इस बीच अरमान भी हाइक के साथ वहां पहुंच गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि धोनी और उसकी ननद भी वहां मौजूद थी। इसके बारे में ना तो हाइक को पता था और ना ही मिलर को कोई खबर थी। जब दोनों तरफ के लोग डील के लिए कमरे में गए तो धोनी की ननद फियोना वहां से निकल गई, लेकिन उसकी सफाई करने वाली ट्रॉली वही कॉरिडोर में छूट गई थी। FBI के लोगों ने जैसे ही देखा कि सब लोग आ चुके हैं, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले बाहर वाली टीम ने हथियार ले जा रहे ट्रक को घेर लिया और फायरिंग की आवाज सुनकर खरीदार को लगा कि धोखा हो रहा है। उसने तुरंत बंदूक निकाली और हाइक को गोली मार दी। वहां अचानक अफरातफरी मच गई। अरमान ने मौका देखकर खरीदार को पकड़ लिया। जब दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी तभी मिलर की टीम भी वहां पहुंच गई। अरमान ने तुरंत अपने हथियार डाल दिए और हाथ ऊपर कर लिए। वही अपने आप को चालाक समझने वाला हाइक बेवकूफों की तरह अरमान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने उसकी जान बचाई। उसे पता ही नहीं था कि ये सब उसी के लिए बुना गया एक जाल था। जब FBI वाले सबको ले जा रहे थे तो अरमान के हाथ से एक पेन ड्राइव गिर गई। फिर उसने नाटक करते हुए एक एजेंट से बहस शुरू कर दी और मौके का फायदा उठाकर पेन ड्राइव को सफाई वाली ट्रॉली में डाल दिया। ये वही पेन ड्राइव थी जो उसने खरीदार को पकड़ते समय निकाली थी। असल में ये पूरी डील कैश में नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी में हो रही थी। जब मिलर ने पैसों का बैग चेक किया तो उसमें कैश नहीं था बल्कि पुरानी शराब की कुछ बोतलें थी। इस मिशन में काफी कामयाबी मिली और सालों पुरानी गैंग का सफाया हो गया, लेकिन डील का सारा पैसा गायब हो चुका था। गड़बड़ समझ आते ही मिलर तुरंत बाहर भागा, लेकिन वो सफाई वाली ट्रॉली वहां नहीं थी। उसने तुरंत सारी ट्रॉलियों को चेक करने का ऑर्डर दिया। उसे नहीं पता था कि वो पेन ड्राइव अब धोनी के पास पहुंच चुकी थी। दरअसल डील से एक रात पहले अरमान छुपकर धोनी से मिलने गया था। इतने सालों तक गैंग में काम करने की वजह से वो किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें अपना सब कुछ छीनने नहीं दूंगा। अगर तुम डील के बारे में बताओगी तो हम दोनों पकड़े जाएंगे और उससे भी बुरा ये होगा कि तुम मारी जाओगी। शायद मैंने वही किया जो वो मुझसे करवाना चाहते थे। इसलिए धोनी अपनी ननद के साथ सफाई कर्मचारी बनकर डील वाली जगह पर पहुंची थी और जैसा अरमान ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस समय मिलर अपने बॉस के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसका टारगेट कभी भी सिर्फ हाइक नहीं था। वो पूरी गैंग को जड़ से मिटाना चाहता था, जिसमें अरमान भी शामिल था। इस तरह अरमान, हाइक और उनके सारे आदमियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। 7 दिन बाद धोनी अरमान से मिलने आई। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो जेल में भी मजे में है। यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी सेट करवा लिए थे। लेकिन अब उसके सामने एक बड़ा सवाल था। धोनी ने अपने बेटे का इलाज करवा लिया था तो अब उसके पास अमेरिका में रुकने की कोई वजह नहीं थी। तो अब तुम क्या करोगी? क्या तुम यही रुकोगी या वापस फिलीपींस जाओगी? तुम यहाँ हो, लगता है मुझे यही रुकना पड़ेगा। और इसी के साथ द क्लीनिंग लेडी का पहला सीजन खत्म होता है। साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। शो में एक जगह कहानी थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि धोनी का पति अमेरिका गया था। वो बहुत ही आलसी
और जुआरी किस्म का इंसान था। जरा सोचिए, ऐसा इंसान अगर लास वेगास आएगा तो क्या अच्छा होगा। कुछ ही दिनों में उसने थोनी के बेटे की सर्जरी के सारे पैसे जुए में हार दिए। उस हिस्से को एडिट करते वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं कंप्यूटर तोड़ने ही वाला था। तो आखिर में मैंने थोनी के पति के सारे सीन ही काट दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे। कुल मिलाकर द क्लीनिंग लेडी एक बेहतरीन अमेरिकन शो है। थोनी एक डॉक्टर से जुर्म की सफाई करने वाली क्लीनर बन जाती है। वो समंदर पार करके सिर्फ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी, लेकिन गैंगस्टर्स और मौत के खेल में फंस गई। उसके हाथ खून से रंगे हैं और उसने सारी हदें पार कर दी है, लेकिन उसे आगे बढ़ने की हिम्मत कभी लालच या बुराई से नहीं मिली, बल्कि एक माँ के सबसे सच्चे और पागलपन भरे प्यार से मिली है। लास वेगास की चमकती रोशनियां भी गरीब इमिग्रेंट्स के दर्द को छुपा नहीं सकती। अमेरिकन ड्रीम बस एक ख्याली पुलाव जैसा है जो लीगल आईडी न होने की कड़वी सच्चाई को मिटा नहीं सकता। खैर, मैं विदेशी शोज का स्नैल हूँ। मिलते हैं अगले शो में।